हेलो एवरीवन। क्लास 9th एसएसटी का सेकंड चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस बात को यदि हम समझ गए तो ये चैप्टर हमारे लिए समझने में बहुत ही आसान होगा। जैसा कि हम सभी व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि हमारे पृथ्वी का सतह हर जगह एक समान नहीं है। कहीं बड़े माउंटेन हैं, तो कहीं समतल मैदान है, तो कहीं देखेंगे गहरी खाइयाँ हैं, तो कहीं पठार हैं यानी प्लेटू हैं। जैसे आप एक मानचित्र के आधार पर देख पाते हो, जैसे भारत का ही मानचित्र यदि देखा जाए तो भारत के सबसे नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स हैं, लेकिन जस्ट उसके बगल में पूरा गंगा का विशाल मैदान है। कहीं पठारी क्षेत्र है, तो कहीं थार का मरुस्थल है, तो कहीं और पठारी क्षेत्र या कहीं और माउंटेन है। मतलब देख पा रहे हो आप कि जो पृथ्वी का सतह है ये हर जगह एक समान नहीं है। तो प्रश्न ये बनता है कि इनके पीछे बड़ा कारण क्या है। उसी कारण के बारे में आज के वीडियो में हमें पढ़ना है, और वो बड़ा कारण है प्लेट टेक्टोनिक। अब प्रश्न ये बनता है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक को समझने से पहले आपको अर्थ के लेयर्स के बारे में समझ लेना है। जैसा कि ये एक मानचित्र देख पा रहे हो, जिसमें यदि बात किया जाए तो पृथ्वी के 3D मॉडल के रूप में दिखाया गया है। और पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जिस पर अभी हम निवास कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत गहरी है, बहुत मोटी है, तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे कहते हैं क्रस्ट, भूपर्पटी। ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेंटल। उसके नीचे वाला हिस्सा आउटर कोर, और सबसे इनर मोस्ट वाला हिस्सा इनर कोर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत जिस पर हम निवास करते हैं, घर मकान बनाए हैं, रोड गाड़ियां हैं, ये सारी हैं, ये इसके नीचे यदि 30 से 35 किलोमीटर तक की गहराई तक जाया जाए तो वो पूरा क्षेत्र भूपर्पटी यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके नीचे जैसे ही हम जाएंगे तो उसे हम नाम जानते हैं मेंटल। क्योंकि मेंटल नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मेंटल की शुरुआत हो रही है नीचे से, तो आप देखोगे कि धरती की जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण 35 से 36 किलोमीटर की नीचे जाने के बाद मेंटल एक प्लाज्मा अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इतना आप समझ गए ना। अब क्या है कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है क्रस्ट, ये हमें देखने में लगता है कि एक बड़ा ही भाग है, जो एक बड़ा ही हिस्सा है। लेकिन वास्तव में जो पृथ्वी का क्रस्ट है, भूप्रपटी है, ये वास्तव में एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कई बड़े छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। उन्हीं बड़े छोटे टुकड़ों के हम नाम को जानते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्लेट्स। जैसे एक और मैप में आप देख सकते हो, ये पूरा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं क्या, क्रस्ट। आप देख पा रहे हो कि जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, छोटे बड़े, ये टुकड़ों में, ये टुकड़ों में। इन्हें जो अलग अलग टुकड़े हैं पृथ्वी के, ये अलग अलग टुकड़े हैं, इन्हें ही हम प्लेट्स के नाम से जानते हैं। और प्लेट्स, जब आप देख रहे हो कि बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं हमारे अर्थ सरफेस के, ये कई बार एक में कोलाइड करते हैं, टकरा जाते हैं। जब यही प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तो जब दो जमीन वाला प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो हम कहते हैं ये माउंटेन बन गया। और कई बार जब ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से अलग होते हैं तो धरती का जो मेंटल वाला हिस्सा है, ये वाला जो हमने बताया कि जो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ से लिक्विड पदार्थ ऊपर निकलने लगता है, तो हम कहते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। यही सब मेजर रीजन है हमारे अर्थ सरफेस पर लैंड फॉर्म में बदलाव के। यही तो है जहाँ पर एक दो या दो से अधिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो वहाँ जमीन का हिस्सा ऊपर उठ जा रहा है, तो वहाँ माउंटेन बन जा रहा है। और जहाँ पर दो प्लेट्स या दो जमीन के टुकड़े दूर दूर हो रही हैं, तो वहाँ मेंटल का जो लिक्विड पदार्थ है वो ऊपर आ रहा है, तो ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है। यही सारी घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इन्हीं अध्ययन को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स ही बड़ा रीजन है हमारे अर्थ सरफेस पर लैंड फॉर्म में बदलाव का। और यदि देखा जाए तो हमारे अर्थ को 7 बड़ी-बड़ी प्लेट्स में बाँटा गया है। जैसे इनके नाम आप ध्यान रखना, हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बड़ा धरती का बड़ा हिस्सा जिसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट, एक बड़ा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये पूरा प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये जो एरो बन रहा है पूरा है साउथ अमेरिकन प्लेट। फिर इसके बाद ये है अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा, ये पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये पूरा।
तो आप देख रहे होगे कि ये जो प्लेट्स है इसकी बाउंड्री है और ये दो प्लेट्स हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब बताओ जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पर जमीन में दरार आ गई, और जैसे ही जमीन में दरार आएगी, क्रस्ट में दरार आएगी, तो इसके नीचे तो मेंटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, और वहां से जब वेस्ट निकलता है तो हम कहते हैं ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है। लेकिन कई जगह आप देख रहे हो, जैसे ये इंडिया का प्लेट है, ऊपर से ये यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। आप देख रहे हो कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे के की तरफ आ रहे हैं। आप जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ये कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो इसका जमीन का हिस्सा तो कुछ तो ऊपर उठ जाएगा। यही कारण है कि भारत के नॉर्थ में यहाँ पर हिमालय माउंटेन बने हैं। तो आप समझ भी पा रहे हो ना कि अर्थ पर जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, उन लैंड फॉर्म्स के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो पृथ्वी का भूपर्पटी है, क्रस्ट है, वो कई बड़े बड़े छोटे प्लेटों में डिवाइडेड है, और ये प्लेट्स मेंटल पर फ्लोट कर रहे हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि एक बड़ा सा तालाब है जिसे हम मेंटल कह सकते हो, उसके ऊपर हमने 7 बड़े-बड़े प्लेट्स, या जो हमारा भूपर्पटी है उसको 7-8 बड़े-बड़े भागों में नाव के रूप में रख दिए हैं। तो आप इमेजिन करोगे कि नाव जब एक तालाब में होंगे तो हो सकता है कि कई बार नाव एक दूसरे से दूर जाएँ, कई बार हो सकता है नाव एक दूसरे के करीब आएँ। तो जब नाव एक दूसरे के करीब आएँगे तो वो कोलाइड करेंगे, और जब कोलाइड करेंगे तो वहाँ पर पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो ऊपर उठ जाएगा, तो माउंटेन बनेगा। और वही क्या होता है, भूकंप का भी कारण बनता है, क्योंकि जब प्लेट्स एक दूसरे में टकराती है ना, तो वाइब्रेशन होता है, उसे हम कहते हैं भूकंप। तो प्लेट टेक्टोनिक ही एक थ्योरी है जो हम हमें समझाती है कि हमारे अर्थ पर लैंड फॉर्म के बनने के पीछे मेन रीजन क्या है। और यही प्लेट टेक्टोनिक बताती है कि वॉल्केनो कहाँ पर ज़्यादा आता है, वॉल्केनो इरप्शन के पीछे मेन रीजन क्या है, अर्थक्वेक क्यों आता है। क्योंकि ये प्लेट्स आपस में कभी टकराती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, और वही सारे एक्टिविटीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। आशा करते हैं आपको यदि इतना समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान बना दूंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके वो पॉइंट्स वाइज कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के शुरुआत में ही कुछ बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। क्या क्या प्रश्न है? द बिग क्वेश्चन, क्या क्या बड़े प्रश्न है? व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है, इसके शेप्स को, कौन सी चीज है जो इसके शेप को बदलता है या इसे शेप करता है? तो हमने तो देख ही लिया है, प्लेट टेक्टोनिक। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, अब जो प्लेट टेक्टोनिक क्या है और जब प्लेट मूवमेंट करती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि कहीं माउंटेन बनेंगे, तो कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो कहीं अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, ये सारे होते हैं घटनाएं। हाउ आर द लैंड फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाई, जो लैंड फॉर्म्स हैं ये कैसे बनते हैं और इनका विभाजन कैसे, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स कनेक्टेड टू दीज लैंड फॉर्म्स, किस प्रकार ह्यूमंस और अदर लिविंग बीइंग्स इन लैंड फॉर्म्स से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। हाउ डू डिजास्टर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, किस प्रकार जो डिजास्टर होती हैं ये डिफरेंट लैंड फॉर्म से एसोसिएटेड होती हैं और जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। इन बड़े प्रश्नों को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि इन सारी घटनाओं के पीछे मेन रीजन क्या है। द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, जो हमारे अर्थ की सरफेस है ये कंसिस्टेंट नहीं है। सही बात है, क्योंकि अर्थ पर लगातार एक जैसी स्थलाकृति कहाँ मिलती है, कहीं आप देखोगे माउंटेन है, तो कहीं प्लेन है, तो कहीं प्लेटू है, तो कहीं ट्रेंचेस हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं। इट इज कंस्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्ड बाय पावरफुल फोर्स एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। कह रहा है कि इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफर्ड, जो हमारे अर्थ की सरफेस है ये लगातार ट्रांसफॉर्म होती रहती है। किससे? पावरफुल फोर्सेस, जो पावरफुल फोर्सेस हैं, और वो पावरफुल फोर्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। इसी के कारण तो जो लैंड लैंड फॉर्म्स है वो ट्रांसफॉर्म होती जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट एक्सप्लेन दीज चेंजेस इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और जो अर्थ के सरफेस पर ये चेंजेस हो रहे हैं, इसको बेस्ट रूप से एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी का क्या नाम है? प्लेट टेक्टोनिक। विथ विच डिस्क्राइब्स हाउ लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली ओवर द मोल्टेन मेंटल। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये डिस्क्राइब करती है, स्पष्ट करती है या व्याख्या करती है
किस प्रकार जो ये लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, कि ये जो अर्थ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन्हें हम प्लेट्स के नाम से जानते हैं, ये स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं? मोल्टेन मेंटल पर, जो पिघला हुआ मेंटल है उसके ऊपर स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा कि अर्थ की जो है वो अलग अलग बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित है, जिसे हम प्लेट कहते हैं। और यही प्लेट नीचे हमारे अर्थ के मेंटल पर स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। और जब ये दो प्लेट, दो या दो से अधिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कभी कभी ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स गिव्स राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म। जो ये प्लेट्स के मूवमेंट हैं, ये बहुत सारे लैंडफॉर्म के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सच एज माउंटेन, वॉल्केनोज, प्लेन एंड वैलीज। जैसे माउंटेन बनते हैं, वॉल्केनो इरप्शन होता है, मैदान बनते हैं और वैलीज बनती हैं, घाटियां बनती हैं। अंडरस्टैंडिंग plate tectonics and landforms help us to explain natural uh, phenomena, phenomena like earthquake, volcanic eruptions, and formation of continents and oceans, and allows us better appreciate the dynamic nature of the earth. अब ये क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंड फॉर्म्स, मतलब जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स और लैंड फॉर्म्स का जो समझ है, हमें हेल्प करती है एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिनन। जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, चाहे अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मतलब महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें इन नेचुरल फिनोमिनन को समझने में हेल्प करते हैं, मदद करती हैं। मतलब इतना पढ़ने का मतलब हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है, ये हर जगह एक समान नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलाव होता जा रहा है इसमें। और बदलाव होने के पीछे मेन कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही हमें ये समझने में मदद करता है कि किस प्रकार वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आती है, फॉर्मेशन होता है कॉन्टिनेंट का, ओशियंस का। इन सारे बड़े मुद्दों को समझने में हमारी मदद करती है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री मेन लेयर्स। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो तीन मेजर लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जैसा कि हमने देखा था, एक बार फिर से आप हमको दिखा देते हैं। ये है क्रस्ट, ऊपरी परत, जो कि 30 से 35 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके नीचे मेंटल है और कोर है। कोर को हम यदि और स्पेसिफिक तरीके से बांटा जाए तो कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। हालांकि हमें बस ये भी ध्यान रखना, क्रस्ट, मेंटल और कोर के अर्थ को तीन मेजर लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। द क्रस्ट इज द आउटमोस्ट लेयर ऑन विच वी लिव। जो क्रस्ट है, ये अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है जिस पर हम रहते हैं। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल विच इज वेरी थिक एंड हॉट। क्रस्ट के नीचे मेंटल है जो कि बहुत ही मोटा है और बहुत ही गर्म है। द कोर इज इनर मोस्ट लेयर एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी। जो कोर है वो अर्थ की सबसे आंतरिक हिस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म और हैवी है। द क्रस्ट along with the upper part of the mantle form the lithosphere। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है। इतना तो हमने समझ लिया कि अर्थ के तीन मेजर लेयर्स हैं, क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, मेंटल जो कि बहुत ही हार्ड और थिक है, और सबसे इनर मोस्ट है कोर जो कि हार्ड एंड हैवी है। अब ये कह रहा है कि यदि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा कुछ को हम मिला लेते हैं तो उनको मिलाकर हम कहते हैं लिथोस्फेयर। मतलब समझना कि ये जो ऊपरी क्रस्ट है और इसमें मेंटल का कुछ हिस्सा और मिला लेते हैं तो इन पूरे हिस्से को मिलाकर हम कहते हैं लिथोस्फेयर। आने वाले और कुछ इमेजेस में और स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि क्रस्ट में यदि मेंटल का कुछ हिस्सा यदि हम मिला के लेते हैं तो उस पूरे हिस्से को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। यदि हिंदी में बात की जाए तो इसे स्थल मंडल कहते हैं। दिस लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। और यही जो लिथोस्फेयर है, ये बहुत से टेक्टोनिक प्लेट्स में डिफरेंट टेक्टोनिक्स में जो टेक्टोनिक्स हैं, प्लेट्स हैं, उसमें ब्रोकन है। जैसा हमने पढ़ा, यदि इसमें बस यही बदलाव आया है कि जो हमने इससे पहले देखा कि जो क्रस्ट है वो बड़े बड़े प्लेटों में डिवाइड है। यहाँ समझाने का प्रयास करा है कि यदि क्रस्ट में मेंटल मेंटल का थोड़ा हिस्सा ले लें तो उन बड़े बड़े हिस्सों को हम मिला करके कहते हैं लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर बड़े बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है। बीनीथ द लिथोस्फेयर
लाइज द एस्थोनोस्फेयर, और लिथोस्फेयर के नीचे क्या है? एस्थोनोस्फेयर है, विच इज सेमी मोल्टेन एंड अलाउज द प्लेट टू मूव, जो कि सेमी मोल्टेन है, जो कि अर्ध मोल्टेन अवस्था में है, जो अलाउ करता है कि ये जो लिथोस्फेयर वाले प्लेट्स हैं ये ऊपर फ्लोट करते रहें। हमें पता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इससे पहले वाले जस्ट हमने 2-4 मिनट 5 मिनट पहले देखा कि जो क्रस्ट है वो बड़े बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है और वो मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी थोड़ा सा हिस्सा मिला लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर के नीचे जो पूरा मेंटल वाला हिस्सा है उसे यहाँ पर नाम दिया गया है क्या? उसे एस्थोनोस्फेयर बताया गया है। और कह रहा है कि जो लिथोस्फेयर है यानी क्रस्ट और मेंटल वाला हिस्सा दो भागों में, ये कई कई बड़े बड़े भागों में बटा है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और यही टेक्टोनिक प्लेट्स एस्थोनोस्फेयर पर मूव कर रहा है। बस इतना ही आपको समझना है। जैसा कि बुक में भी इमेज दिया गया है, ये तो हमने देख लिया कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपर हिस्सा होता है क्रस्ट कहते हैं, फिर उसके बाद मेंटल है, और सबसे अंतर वाला है इसे कहते हैं इनर कोर। ये, और हमने ये भी बताया कि जब अर्थ का क्रस्ट और मेंटल का कुछ हिस्सा मिला लेते हैं तो इसे कहते हैं लिथोस्फेयर, क्योंकि क्रस्ट की मोटाई तो 35 किलोमीटर थी, और जैसे ही मेंटल का कुछ हिस्सा ले लिया तो लिथोस्फेयर की मोटाई कितनी होगी? 100 किलोमीटर। मतलब अर्थ सरफेस से यदि 100 किलोमीटर की गहराई तक जाए तो उस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का कुछ हिस्सा है। लेकिन इसके नीचे जो है ये प्लाज्मा अवस्था में जो परत है उसे कहते हैं क्या? मेंटल वाले हिस्से को ही मिलाकर कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्या? एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर पर ही ये लिथोस्फेयर जो अलग अलग छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है यही मूव कर रही है। जैसे यहाँ पर क्रस्ट के बारे में देखा है, थिकनेस वेरीज फ्रॉम 30 से 40 किलोमीटर की थिकनेस होती है। एस्थेनोस्फेयर हार्ड और मोबाइल लेयर ऑफ एटम, जो मोल्टेन रॉक्स है यहाँ पर होते हैं। फिर उसके बाद लिथोस्फेयर के बारे में बताया गया है, मेंटल के बारे में बताया गया है, इनर कोर के बारे में बताया गया है, ये सारी बातें बताई गई हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक दैट मूव्स वेरी स्लोली। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जैसे हमने कहा लिथोस्फेयर, ये टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग बड़े बड़े भागों में डिवाइडेड हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं सॉलिड रॉक्स के, और बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करते हैं। और मूव किस पर करेंगे? क्योंकि इसके नीचे मोल्टेन मैग्मा है, और वो कौन सा है? मेंटल वाला हिस्सा, जिसे हम बाद में क्या कहें? एस्थोनोस्फेयर, उस पर मूव कर रहे हैं, यूजली अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। और इनकी मूव करने की स्पीड क्या है? कुछ सेंटीमीटर हर साल में मूव करती हैं, घूमती हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। मुख्य रूप से तीन प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अब यहाँ ये पॉइंट्स भी आपको नोट करने हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दूसरा है ओशियानिक प्लेट्स, और तीसरा है मिक्स प्लेट। अब ये प्लेट्स को तीन बड़े बड़े भागों में क्यों डिवाइड किया गया है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मतलब ये है, अच्छा, कहीं आपको ये बात तो कंफ्यूजन में तो नहीं आ रहा है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में ही ओशियन और कॉन्टिनेंट है? ऐसा नहीं है कि ओशियन किसी और भाग में है। तो ऐसा प्लेट्स जिसमें सिर्फ महाद्वीप ही है, जमीन वाला हिस्सा ही है, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और ऐसा प्लेट जिसमें सिर्फ ओशियन ही है, समुद्र वाला ही हिस्सा है, उसे कहेंगे ओशियानिक प्लेट। और कुछ ऐसे प्लेट्स होंगे जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों के हिस्से मिले होंगे, उसे कहेंगे मिक्स प्लेट। जैसे फिर से हम उस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में वाले मैप पर आ जाते हैं। आप इसमें देख रहे हो जिसमें बड़े बड़े प्लेट्स को धरती के क्रस्ट को डिवाइड किया गया था, आप देख रहे हो ये पैसिफिक ओशियन वाला प्लेट्स है, ये पूरा। अब बताओ, ये तो पूरा समुद्री वाला क्षेत्र है, तो इसे कहेंगे ओशियानिक प्लेट। और ये वाला प्लेट देखोगे तो इसमें देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, तो इसे कहोगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कुछ ऐसे प्लेट्स हैं जिसमें ओशियन और जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं, इसमें कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है, तो इसे मिक्स प्लेट कहेंगे। यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि प्लेट्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक कुछ प्लेट्स ऐसे होती हैं जिसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट ही होता है, जमीन वाला ही हिस्सा होता है, तो उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं। कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ समुद्री वाला क्षेत्र होता है, जलीय क्षेत्र होता है, उसे ओशियानिक प्लेट कहेंगे। कुछ प्लेट्स समुद्र और कॉन्टिनेंट दोनों मिलकर बनते हैं, उसे मिक्स प्लेट के नाम से जानते हैं। जैसे में कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या कहेगा? विच कैरीज कॉन्टिनेंट, जिसमें केवल कॉन्टिनेंट होते हैं। ओशियानिक प्लेट विच कैरीज ओशियन, जो ओशियन को कैरी करता है। और मिक्स प्लेट जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों होता है, उसे मिक्स प्लेट कहेंगे। सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स of the world includes the Pacific plates, Eurasian plate, African plates, North American plates,
साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट्स। और कह रहा है कि जो बड़े प्लेट्स हैं उनमें कुछ इंक्लूड्स है, जैसे पैसिफिक प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट्स है। जिसे कि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में जितने बड़े बड़े प्लेट्स थे उसका नाम हमने दिखाया था, उससे आप जाकर एक बार फिर से देख लेना और सबके नाम भी लिखे हैं बड़े बड़े। इन प्लेटों के नाम ध्यान रखना, ये बड़े प्लेट्स हैं, मतलब जमीन के बड़े बड़े हिस्से हैं। इसके अलावा छोटे छोटे हैं, उन्हें छोटे प्लेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कास्ड बाय द कन्वेक्शन करेंट इन द मेंटल। और जो ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं, इसके मूव करने के पीछे मेन रीजन क्या है? कन्वेक्शन करेंट्स, संवहनी धाराएं, जो कहाँ शुरू होती हैं? मेंटल में। जैसे एक मैप देखो आप लोग, सॉरी एक इमेज है, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं, क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन करंट चल रहा है जो मेंटल में। क्योंकि जब मेंटल है ये बहुत ही टेम्परेचर इसमें ज़्यादा है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये बॉयल होगा ना, जब बॉयल होगा तो ये ऊपर उठेगा। और ये ऊपर उठेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स अलग अलग भागों में टूटी हैं, तो ये प्लेट्स को अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित करना शुरू कर देगा, इसलिए मूव करती हैं। तो प्रश्न ये बनेगा कि जो कॉन्टिनेंटल या जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव क्यों करती हैं? तो आप बताओगे मेंटल में जो संवहनी धाराएं चलती हैं, जो कन्वेक्शन करंट चलती हैं, उन्हीं के कारण ये प्लेट्स मूव करती हैं। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर causes molten material in the mantle to rise while cooler material sinks। कह रहा है कि हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, जो अर्थ के कोर में, अर्थ के केंद्र में जो हीट होता है, ये काज करता है, कारण बनता है मोल्टेन मेंटल का, इन द मेंटल टू राइज। इसी के कारण जो अर्थ के कोर में जो टेम्परेचर है, यही मेन कारण बनता है कि जो मेंटल, जिसमें मटेरियल जो है, मोल्टन मटेरियल है, जो पिघला हुआ मटेरियल है मेंटल में, वो राइज करते हैं। वाइल्ड कूलर मटेरियल सिंक, जबकि ठंडी मटेरियल बैठती हैं। दिस कंटिन्यूअस movement creates convection current that push and pull the tectonic plates। अब यही जो कन्वेक्शन, यही जो मूवमेंट होता है जो मेंटल में, जो मोल्टेन पिघला हुआ मटेरियल जब राइज करता है, तो यही कन्वेक्शन करंट को जन्म देता है। और इसी कारण जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं पुश एंड पुल करती हैं, घूमती रहती हैं, causing them मूव डिफरेंट डायरेक्शन। और इसी के कारण वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। The edge where tectonic plates meet are called plate boundaries। और जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, या जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, उसे प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे इस इमेज में आप अच्छे समझ पाओगे, जैसे मान लीजिए ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट्स इधर आ रही है और एक टेक्टोनिक प्लेट करीब आ रही है। तो ये जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है। देर आर थ्री मेन टाइप्स देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। और जो ये प्लेट बाउंड्रीज हैं ये भी तीन प्रकार की बनती हैं। ठीक है। द फर्स्ट इज द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। मतलब हमने अभी बताया कि जब दो प्रकार की प्लेट्स हैं एक दूसरे के करीब आती हैं, तो उसे प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। और वो भी प्लेट बाउंड्रीज तीन प्रकार से बनती हैं। एक तो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, वेयर टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो दो प्रकार की दो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड दे फॉर्म फोल्डेड माउंटेन्स। और जब दो प्रकार की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो उससे क्या बनता है? माउंटेन। और भी कैसा माउंटेन? फोल्डेड माउंटेन। जैसा कि अभी जस्ट पीछे हमने देखा कि जो यूरेशियन प्लेट्स है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यहाँ पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। अब जैसे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो वहां पर पर्वत उठेगा और फोल्डेड माउंटेन होगा, जो कि वास्तव में भारत के नॉर्थ में वहां पर कौन से माउंटेन बना है? हिमालय माउंटेन। जो कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? एक ऐसा पर्वत जो दो प्लेटों के, दो टेक्टोनिक्स के टकराने के कारण ऊपर उठा है, फोल्ड हो गया है, तो उसे क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। सच एज द हिमालयाज, जैसे हिमालय एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। व्हेन एन ओशियानिक प्लेट कोलाइड विद a continental plate, the oceanic plate sinks beneath
द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स लीडिंग टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। और ये कह रहा है कि जब जो दो प्रकार की प्लेट्स हैं, जिसमें एक प्रकार की प्लेट्स है कॉन्टिनेंटल और दूसरा प्लेट है ओशियानिक प्लेट। कह रहा है कि जब ओशियानिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि ओशियानिक प्लेट का मतलब हमने बताया था एक ऐसा प्लेट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओशियन हो। कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जमीन वाला हिस्सा हो। तो जब दो जमीन वाले हिस्से टकराते हैं तो उससे फोल्डेड माउंटेन बनता है। और जब एक जमीन वाला यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक समुद्र वाला ओशियन वाला जिसे ओशियानिक प्लेट कहते हैं, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे क्या होता है, जो ओशियानिक प्लेट्स होता है वो सिंक कर जाता है, नीचे घुस जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। और इससे क्या बनता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी बनती है और इससे अर्थक्वेक आता है। जैसा इस मैप में देख रहे हो, यहाँ पर एक तरफ क्या है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये पूरा ओशियानिक प्लेट है। तो जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे तो ये ओशियानिक प्लेट क्या होगा, नीचे धंस जाएगा। अब जब यही नीचे धंसेगा तो यहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, यहाँ पर माउंटेन बनेंगे, यहाँ पर भी माउंटेन बनेंगे, लेकिन यहाँ के माउंटेन में ज्वालामुखी वाले होंगे। अभी हमने देखा कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या दो जमीन वाले प्लेट्स जब टकराते हैं तो वहाँ पर भी माउंटेन बनते हैं, लेकिन वहाँ ज्वालामुखी नहीं होता। जैसे हिमालय माउंटेन में, क्या आपने कभी सुना कि हिमालय माउंटेन में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? नहीं, क्योंकि वो दोनों कैसे थे, वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थे। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियानिक प्लेट दोनों टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर तो माउंटेन बनेगा, लेकिन माउंटेन कैसा बनेगा, ज्वालामुखी विस्फोट वाला माउंटेन बनेगा। मतलब अभी तक हमने इतने पॉइंट्स में हमने ये समझा कि जब दो प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्रीज। और टेक्टोनिक प्लेट्स दो प्रकार की, तीन प्रकार की हमने देखा कि ओशियानिक ओशियानिक जब एक के करीब आएंगी तो उसे फोल्डेड माउंटेन बनेगा जैसे हिमालय। लेकिन यदि ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के सामने आएंगी तो उससे भी माउंटेन बनेगा, लेकिन ज्वालामुखी वाला। और जमीन के नीचे कौन जाएगा, ओशियानिक, क्योंकि सबसे भारी वही है। ठीक है, अभी तक इतना हमने देखा था सिर्फ कन्वर्जेंट बाउंड्री में। अब दूसरा होगा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। द सेकेंड टाइप इज द डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पर तो हमने देखा कि दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। इन दिस केस मैग्मा राइजेस फ्रॉम द बिलो एंड फॉर्म्स न्यू क्रस्ट। अब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब जब दो क्रस्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब जो नीचे का मेंटल में जो मैग्मा है उसको तो जगह मिल गया वापस आने का। जब वो वापस ऊपर आएगा तो ऊपर तो वो जमा होगा, तो नया एक क्रस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नया लैंड फॉर्म बनेगा, क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशियन रीज। ये मिड ओशियन रीज बनाता है। जैसे डाइवर्जेंट में देखो बाउंड्री में, जब ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये मैग्मा तो ऊपर आएगा ना। ये मैग्मा जब ऊपर आएगा तो यहाँ समुद्र के नीचे जमा होता जाएगा। तो जो समुद्र के नीचे ही बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं तो उसे कहते हैं मिड ओशियन रिज। लेकिन यही जब ऊपर आ जाते हैं समुद्र के ऊपर तो ये द्वीप के रूप से जाने जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो द्वीप कैसे बनता है, जब उस दो ओशियानिक प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्री के रूप में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो परिणाम स्वरूप मेंटल से मैग्मा ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो नया लैंड फॉर्म बनाना शुरू करता है। क्योंकि उन क्षेत्रों में समुद्र है तो समुद्र के नीचे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स बन जाते हैं, जिसे मिड ओशियन रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन कभी कभी जब यही माउंटेन समुद्र से बाहर आ जाते हैं तो इसे आइलैंड्स कहते हैं, द्वीप कहते हैं। कह रहा द मिड अटलांटिक रीज इज अ गुड एग्जाम्पल। जैसे कह रहा मिड ओशियन रीज, उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, मिड अटलांटिक रीज। अटलांटिक महासागर में ये रीज बना है। द थर्ड टाइप इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हमने कहा प्लेट बाउंड्रीज तीन प्रकार की बनती हैं। एक तो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो उसमें भी हमने कई बातें देखी कि दो प्लेट्स में हो सकता है दोनों कॉन्टिनेंट वाले हों, तो जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोल्डेड माउंटेन बना देंगे। हो सकता है उसमें एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो एक ओशियानिक प्लेट हो, तो वो दोनों टकराएंगे तो ओशियानिक प्लेट नीचे धस जाएगा और वहां पर भी माउंटेन बनेंगे, लेकिन ज्वालामुखी होगा वहां पर। फिर दूसरा हमने देखा बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हों। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो नया क्रस्ट बनाएगा। जब नया क्रस्ट बनाएगा तो उससे मिड ओशियन रिज बनता है, जिसका हमने बेहतर एग्जाम्पल देखा था का अटलांटिक सागर।
इसके बाद तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर चल रही हो, कभी टकराएं ही नहीं। एक तो होता है जो एक दूसरे के करीब आ रही है, डाइवर्जेंट। एक तो हो सकता है सॉरी कन्वर्जेंट। और एक तो हो सकता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे डाइवर्जेंट कहेंगे। लेकिन ऐसे भी प्लेट्स तो हो सकते हैं जो न तो नजदीक आ रहे हैं न तो दूर जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के सीधे सीधे फ्लो कर रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, वेयर द प्लेट्स स्लाइड्स पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। मतलब जब दो प्लेट्स स्लाइड्स करती हैं बिना किसी क्रस्ट के निर्माण करते हुए या बिना क्रस्ट का विनाश करते हुए, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट मेनली causes earthquake such as along the San Andreas Fault in the United States। अब क्या होता है कि कभी-कभी जब दो प्लेट्स बिना एक दूसरे से टक्कर कर रही हैं, न तो एक दूसरे के दूर जा रही हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, तो ऐसे प्लेट्स कैसे घटनाएं क्रिएट करती हैं? अर्थक्वेक। क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी अर्थक्वेक रूप में सामने आती है। जैसे ये वाला एग्जांपल आपको दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें ये दोनों प्लेट्स एक के डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन दूसरी तरफ है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर न तो एक टकरा रही हैं न तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। अब इसमें क्या होता है? इसमें मेन कारण ये काज करता है अर्थक्वेक का। अब आगे यदि देखा जाए तो ये बड़े प्लेट्स हैं। जैसे एक तो है अफ्रीकन प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है। ये सारे प्लेट्स के नाम आप ध्यान रखना। आगे है प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग अर्थ सरफेस। प्लेट टेक्टोनिक अर्थ के सरफेस को शेप देने में, आकृति में बदलाव करने में मेजर रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने देख ही लिया है, स्वाभाविक है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वैलीज, ओशियानिक बेसिन, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। ये कह रहा है कि जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये माउंटेन के फॉर्मेशन को, वैलीज के फॉर्मेशन को, ओशियन के बेसिन को, वॉल्केनो और अर्थक्वेक जैसी घटनाओं को पीछे मेन कारण बनता है। इट आल्सो एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन अक्रॉस द अर्थ। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये कॉन्टिनेंट और ओशन के पूरे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन करता है। मोस्ट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अकर अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। और जितने भी अर्थक्वेक होते हैं या वॉल्केनोज होते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं? प्लेट की बाउंड्रीज पर। मतलब ये कोई एक प्लेट है, दूसरा प्लेट इसके जस्ट नज़दीक है, तो यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं, स्पेशली अराउंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन एन एरिया नोन एज रिंग ऑफ फायर। और ये ज़्यादातर कहाँ पर आया जाता है? पैसिफिक ओशियन में। इसीलिए पैसिफिक ओशियन को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस मैप में दिखाया जाए, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्स बाउंड्रीज बनी हैं। अब प्लेट बाउंड्रीज होने का मतलब क्या है? कि हो सकता है प्लेट्स यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही हों, हो सकता है कई प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही हों। तो यहाँ पर अर्थक्वेक और वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। In conclusion, the theory of plate tectonics help us to understand how the earth surface is constantly changing। मतलब यदि कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, ये हमें समझने में हेल्प करती है कि किस प्रकार जो अर्थ का सरफेस है ये लगातार बदल रहा है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मेनी लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ये एक्सप्लेन करता है बहुत सारे लैंडफॉर्म की उत्पत्ति और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये ओरिजिनेट होते हैं, कैसे उत्पत्ति होती है इनकी। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड volcano prone region एंड मैनेजिंग डिजास्टर arising फ्रॉम देम। और ये कह रहा है कि ये जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? वो अर्थक्वेक और वॉल्केनो
ज़्यादा जहाँ पर आते हैं उन क्षेत्रों के आइडेंटिफिकेशन में और मैनेज करने में, जहाँ पर डिजास्टर वहाँ आते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, वॉल्केनो जैसे थ्योरीज को, मुद्दों को समझाने का प्रयास करती हैं। तो क्या भारत में भी अर्थक्वेक आने की संभावना है या भारत में अर्थक्वेक आ सकता है? डज इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? क्या भारत में भी अर्थक्वेक का रिस्क है? इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड सम मेजर अर्थक्वेक इन द पास्ट रिजल्टिंग इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ। भारत में भी एक्सपीरियंस किया गया है मेजर अर्थक्वेक को, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अ लार्ज अर्थक्वेक इन अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया कैन कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड इन्वायरमेंट। मतलब इतना पॉपुलेशन वाला देश जैसे भारत में यदि अर्थक्वेक आए तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी और इन्वायरमेंट को भी भारी नुकसान होगा। Can you find out which region is more vulnerable to earthquake? Why do you think human lives are at risk? क्या आप ये फाउंड कर सकते हो, खोज सकते हो कि इंडिया में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा अर्थक्वेक वाला होता है या हो सकता है? यदि भारत में अर्थक्वेक कहाँ आएगा और यदि उसके फाइंड करने की बात हो तो यदि मान लेते हैं कि ये पूरा भारत का मानचित्र है, तो ये वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है, क्योंकि यही पूरा तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इसके ऊपर कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। और ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो जहाँ पर प्लेट बाउंड्री बनेगी वहीं तो अर्थक्वेक आएगा। इसलिए आप देखते हो कि दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन वाले क्षेत्रों में अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंड प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो भारत में अर्थक्वेक इन क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में आने की ज़्यादा संभावना रहती है और आते भी हैं। इन अर्ली टाइम्स टू अर्थक्वेक वर नोन एज भूकंपा। शुरुआत में अर्थक्वेक को भूकंप के नाम से जाना जाता था, मीनिंग द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ का कंपन। जब अर्थ कांपने लगती है, अर्थ कपकपाती है, अर्थ में कंपन होती है, तो इसे भूकंप कहा जाता है। इन द बृहत संहिता वाराह मिहिर डेडिकेटेड अ सेक्शन टू अर्थक्वेक। मतलब जो वाराह मिहिर की बृहत संहिता है उसमें अर्थक्वेक के बारे में भी बताया गया है। नोटिंग हाउ चेंजेस इन विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर एंड प्लानिटरी अलाइनमेंट कुड सिग्नल देम। उसमें बताया गया कि किस प्रकार जो विंड में बदलाव है, बारिश, क्लाउड्स, एनिमल के बिहेवियर, इन सारी चीज़ों के बिहेवियर ये सिग्नल देते हैं अर्थक्वेक का। ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक टू 4 एलिमेंट फोर्सेस। उन्होंने अर्थक्वेक के लिए 4 मेन फोर्सेस को जिम्मेदार बताया है। वायु यानी विंड, अग्नि यानी फायर, इंद्र यानी हेवन या थंडर एंड वरुणा वाटर। इन 4 चीजों को उन्होंने क्या कहा है? अर्थक्वेक को एट्रीब्यूट किया गया है ये 4 मेजर एलिमेंट्स को, ईच लिंक टू स्पेसिफिक constellation and region. This reflect an early attempt to blend observation with cosmological reasoning and physical phenomena। मतलब ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि अर्ली टाइम में भारत में अर्थक्वेक को भूकंप के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। और वाराह मिहिर की जो बृहत संहिता है उसमें भी अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार विंड में बदलाव, बारिश, बादल और एनिमल का बिहेवियर, ये सारी चीजें उसको सिग्नल के रूप में प्रदर्शित करती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश किया है कि प्लेट टेक्टोनिक को आपको आसान भाषा में समझा पाएं। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।